चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जब भारत में पहली बार एक महान महाशक्ति का उदय हुआ। एक ऐसा साम्राज्य जिसने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौर्य साम्राज्य की, एक ऐसी ताकत जिसने भारत के इतिहास का नक्शा ही बदल दिया। जरा इस नंबर को देखिए, 50 लाख वर्ग किलोमीटर। सम्राट अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य इतना विशाल था। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस जमाने की सोच और ताकत का सबूत है कि मौर्यों ने कितने बड़े पैमाने पर शासन किया था। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम जानेंगे कि ये साम्राज्य कैसे बना, वो कौन दो लोग थे जिन्होंने इसकी नींव रखी। फिर अशोक की अनोखी नैतिक विजय को समझेंगे, उनके जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेशन पर नजर डालेंगे और आखिर में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर गिरा कैसे। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल है 322 ईसा पूर्व। सिकंदर जा चुका है और पूरा भारत छोटे छोटे आपस में लड़ते हुए राज्यों में बटा हुआ है। हर तरफ एक तरह की उथल पुथल है। और जानते हैं, इसी अराजकता के बीच से इतिहास की एक सबसे बड़ी शक्ति जन्म लेने वाली। और इस उथल पुथल के माहौल में दो लोग सामने आते हैं, एक जोशीला महत्वाकांक्षी नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी जीनियस गुरु चाणक्य। इन दोनों ने मिलकर उस समय के शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंका और एक नए साम्राज्य की नींव रख दी। मतलब ये एक जबरदस्त जोड़ी थी। एक तरफ चंद्रगुप्त की सैन्य ताकत तो दूसरी तरफ चाणक्य का तेज दिमाग। चंद्रगुप्त ने युद्ध के मैदान में दुश्मनों को हराया तो चाणक्य ने शासन करने की वो कला सिखाई जो आज भी पढ़ाई जाती है। इन दोनों का मेल एक ऐसी ताकत बन गया जिसे कोई रोक नहीं सका। तो देखिए, सबसे पहले चंद्रगुप्त ने साम्राज्य की नींव रखी, फिर उनके बेटे बिंदुसार ने इसे दक्षिण भारत तक फैलाया और फिर आए अशोक, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को उसकी बुलंदियों पर पहुंचाया। ये थे वो पहले 3 सम्राट जिन्होंने मौर्य वंश को उसका आकार दिया। अब कहानी में एंट्री होती है मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध, सबसे शक्तिशाली शासक की, अशोक। एक ऐसा सम्राट जो राज करने के तरीके को ही हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और ये बड़ा बदलाव आया एक जंग के मैदान से, कलिंग का युद्ध। ये एक बहुत ही भयानक युद्ध था। मौर्यों को जीत तो मिली, लेकिन लाखों लोगों की जान की कीमत पर। कहते हैं इस युद्ध में हुए खून खराबे ने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये शब्द अशोक के दिल से निकले थे। युद्ध की उस विनाश लीला को देखकर उनका मन गहरे पछतावे से भर गया और इसी गहरे दुख और पछतावे से एक बिल्कुल नई और क्रांतिकारी सोच का जन्म हुआ। अशोक ने तलवार से जीतने का रास्ता छोड़कर धम्म का रास्ता अपनाया। अब ये धम्म क्या था? ये कोई नया धर्म नहीं था, ये शासन करने का एक नया तरीका था, नैतिकता, करुणा और लोगों की भलाई पर आधारित। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई सम्राट ताकत के बजाय नैतिकता से जीतना चाहता था। अब सवाल ये था कि अशोक अपनी इस धम्म की बात को इतने बड़े साम्राज्य में फैलाएं कैसे? उस जमाने में तो कोई टीवी या इंटरनेट था नहीं, तो उन्होंने पत्थरों और खंभों को अपना माध्यम बनाया। पूरे साम्राज्य में संदेश खुदवाए ताकि उनकी बात सीधे आम लोगों तक पहुंच सके। यही उनकी सबसे बड़ी विरासत बन गई। ठीक है, तो एक तरफ तो थी अशोक की महान सोच, लेकिन सिर्फ अच्छी बातों से इतना बड़ा साम्राज्य नहीं चलता है ना। इसके पीछे एक बहुत ही तगड़ा सिस्टम, एक जबरदस्त मशीनरी काम कर रही थी। तो चलिए देखते हैं कि मौर्यों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। मौर्य प्रशासन एकदम किसी वेल ऑयल्ड मशीन की तरह था। सेनापति से लेकर शहर के मैनेजर और टैक्स वसूलने वाले अधिकारी तक हर किसी का काम बटा हुआ था और सब कुछ राजधानी से कंट्रोल होता था। इसी मजबूत सिस्टम ने साम्राज्य को 1 सदी से ज्यादा समय तक संभाले रखा। और इस पूरी मशीनरी को एक साथ जोड़े रखने के लिए उनके पास एक सीक्रेट हथियार भी था, जासूसों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क। ये जासूस साम्राज्य को अंदर और बाहर के हर खतरे से आगाह करते थे। लेकिन जैसा कि होता है, हर बुलंदी के बाद एक ढलान जरूर आती है। अब बात करते हैं मौर्य कहानी के आखिरी चैप्टर की, यानी अशोक की मृत्यु के बाद इस महान साम्राज्य के आश्चर्यजनक रूप से हुए पतन की। यही सबसे बड़ा सवाल है। 137 साल तक राज करने वाला इतना ताकतवर साम्राज्य आखिर इतनी जल्दी कैसे बिखर गया? इस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। चलिए इसके पीछे की कुछ मुख्य थ्योरीज पर नजर डालते हैं। तो पहली थ्योरी, क्या इसका दोष अशोक की अहिंसा की नीति पर जाता है?
कुछ लोगों का मानना है कि अशोक के शांति पर जोर देने से सेना कमजोर हो गई और साम्राज्य बाहरी हमलों के लिए तैयार नहीं रहा। लेकिन मामला इतना सीधा भी नहीं है। एक तरफ कहा जाता है कि सेना कमजोर हुई, तो दूसरी तरफ सबूत ये भी है कि सेना को कभी खत्म नहीं किया गया। एक दावा ये भी है कि उनकी नीतियों से ब्राह्मण नाराज हुए, लेकिन उनके शिलालेख तो सभी के कल्याण की बात करते हैं, तो ये बहस आज भी जारी है। अच्छा, एक और बड़ी थ्योरी है पैसे की तंगी। क्या मौर्य साम्राज्य का खजाना खाली हो गया था? क्या वो अपने ही वजन के नीचे दबकर दिवालिया हो गए थे? जरा सोचिए, इतनी बड़ी सेना और एडमिनिस्ट्रेशन का खर्च, ऊपर से अशोक की लोक कल्याण की योजनाएं, इन सब में बहुत पैसा लगता था। धीरे धीरे साम्राज्य का खजाना खाली होने लगा और अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ने लगी। और फिर आती है तीसरी और शायद सबसे सीधी वजह, कमजोर लीडरशिप। अशोक जैसे महान सम्राट के बाद जो राजा आए, वो उतने काबिल नहीं थे। वो इतने बड़े साम्राज्य को एक साथ संभाल ही नहीं पाए। तो हुआ ये कि अशोक के बाद साम्राज्य बट गया, उनके उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए और आखिरकार 185 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य राजा की हत्या उसी के सेनापति ने कर दी। और बस इसी के साथ भारत के पहले महान साम्राज्य का अंत हो गया। लेकिन क्या कहानी वाकई खत्म हो गई? नहीं। मौर्य साम्राज्य ने अपने पीछे एक बहुत बड़ी विरासत छोड़ी। एक अखंड भारत का विचार, शासन में नैतिकता की बात, और हाँ, हमारे तिरंगे के बीच में जो अशोक चक्र है, वो भी तो उन्हीं की देन है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। खासकर अशोक का शासनकाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या नैतिकता के दम पर बनाया गया साम्राज्य ताकत के दम पर बने साम्राज्य से ज्यादा टिक सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी हम सब ढूंढ रहे हैं।